इस बात में तो कोई शक नहीं कि बांग्लादेश ने ओडीआई क्रिकेट में दुनिया भर में बड़ी बड़ी कामयाबियां हासिल की हैं। लेकिन इसके साथ साथ ये बात भी हकीकत है कि टी20 क्रिकेट में बांग्लादेश की हालत ज्यादा अच्छी नहीं रही है। बांग्लादेश की हालत इतनी बुरी है कि आज तक बांग्लादेश ने किसी भी टी20 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल नहीं खेला और न ही अपने घर से बाहर किसी बड़ी क्रिकेट नेशन को एक टी20 सीरीज हराई है। आखिर बांग्लादेश की इस हालत का जिम्मेदार कौन है और बांग्लादेश की इस हालत के पीछे असली वजूहात क्या है, आइए समझते हैं। तो देखिए, अब ये सारी बात शुरू होती है साल 2007 से। साल 2007 में 2 वर्ल्ड कप्स खेले गए, एक तो ओडीआई वर्ल्ड कप 2007 और दूसरा टी20 वर्ल्ड कप 2007। ओडीआई वर्ल्ड कप 2007 में बांग्लादेश ने इंडिया और साउथ अफ्रीका को शिकस्त दी, जिसके बाद बांग्लादेश की ओडीआई क्रिकेट ने अपना राइज पीरियड भी देखा आने वाले 10 से 12 सालों में। और टी20 वर्ल्ड कप 2007 में बांग्लादेश ने वेस्ट इंडीज को शिकस्त देकर उस वर्ल्ड कप से बाहर कर दिया। बांग्लादेश की वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट इस कामयाबी को देखने के बाद हर किसी ने यह सोचा था कि बांग्लादेश आगे चलकर टी20 क्रिकेट में कोई ना कोई बड़ा तहलका जरूर मचाएगी, लेकिन ऐसा हुआ बिल्कुल भी नहीं। और टी20 क्रिकेट में बांग्लादेश की हालत बद से बदतर होती चली गई, यहां तक कि टी20 वर्ल्ड कप 2014 में बांग्लादेश हांगकांग से हार गया और 2021 के टी20 वर्ल्ड कप में तो स्कॉटलैंड ने बांग्लादेश को शिकस्त दे डाली। टेस्ट प्लेइंग नेशन होने के बावजूद बांग्लादेश ने आज तक किसी भी टी20 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल नहीं खेला और न ही बांग्लादेश ने अपने घर से बाहर टी20 क्रिकेट के किसी बड़े जायंट को एक टी20 सीरीज में शिकस्त दी है। बांग्लादेश की टी20 क्रिकेट में इतनी बुरी हालत होने के पीछे 3 बड़ी रीजंस हैं और आज की वीडियो में हम उन्हीं 3 रीजंस को डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले रीजन से, और वो है लैक ऑफ पावर हिटर्स। अगर हिस्टोरिकली देखा जाए तो बांग्लादेश ने बहुत अच्छे टॉप ऑर्डर और मिडिल ऑर्डर बैटर्स प्रोड्यूस किए हैं, लेकिन एक डिपार्टमेंट जिसमें बांग्लादेश की बैटिंग लाइनअप बहुत ज्यादा कमजोर रही है वो है बांग्लादेश के फिनिशर्स। टी20 टीम में अच्छे फिनिशर्स न होने का सबसे बड़ा नुकसान बांग्लादेश को ये हो रहा है कि जब एक टी20 मैच के पहले 10 से 15 ओवर्स में टॉप ऑर्डर और मिडिल ऑर्डर के बैटर्स एक अच्छा स्कोर बोर्ड पर लगा देते हैं, तो फिर बारी होती है टीम के फिनिशर्स की, जो कि उस पहले 15 ओवर में बनाए हुए स्कोर पर कैपिटलाइज करके आखिरी 5 ओवर्स में ज्यादा से ज्यादा रन बनाकर टीम को एक बड़े स्कोर तक पहुंचा सके। लेकिन बांग्लादेश के पास ये फैसिलिटी मौजूद नहीं है, क्योंकि अगर आखिरी 20 सालों में बांग्लादेश ने फिनिशर्स के नाम पर कोई अच्छा प्लेयर प्रोड्यूस किया है तो वो है महमूदुल्लाह रियाद। महमूदुल्लाह के अलावा बांग्लादेश कोई भी और बड़ा फिनिशर प्रोड्यूस क्यों नहीं कर पाया, इसकी बहुत बड़ी वजह है बांग्लादेश की डेड पिचेस। और इस चीज को बांग्लादेश के फॉर्मर कैप्टन हबीबुल बशीर कई दफा पॉइंट आउट कर चुके हैं कि बांग्लादेश की ये डेड पिचेस बांग्लादेश क्रिकेट को मॉडर्नाइज होने से रोक रही हैं। बांग्लादेश की टीम ये डेड पिचेस या फिर लो बाउंस पिचेस सिर्फ दूसरी इंटरनेशनल टीम्स के अगेंस्ट नहीं बल्कि बांग्लादेश प्रीमियर लीग और बांग्लादेश के डोमेस्टिक मैचेस में भी बनाता है। और इन पिचेस का सबसे बड़ा नुकसान बांग्लादेश को ये हो रहा है कि बांग्लादेश के बैटर्स अटैक के बजाय सर्वाइवल मोड पर जाते जा रहे हैं, क्योंकि बांग्लादेश की इन पिचेस पर 120 से लेकर 140 रन का टारगेट भी इनफ समझा जाता है जीतने के लिए। इसी वजह से बांग्लादेश के प्लेयर्स का माइंड सेट भी ये बन चुका है कि उन्हें पिच पर सर्वाइव करना है। और जब यही बांग्लादेश के बैटर्स दूसरे मुल्कों की फ्लैट पिचेस पर जाकर बैटिंग करते हैं तो वहां पर भी इनका सर्वाइवल मोड ऑन हो जाता है। और ये उन फ्लैट पिचेस पर जो कि बैटिंग फ्रेंडली होती हैं वहां पर भी दूसरी टीम के बॉलर्स को अटैक नहीं कर पाते। बांग्लादेश के बैटर्स किस हद तक सर्वाइवल मोड में जा चुके हैं इसका बहुत बड़ा स्टैटिस्टिकल सबूत ये है कि बांग्लादेश के वो टॉप बैटर्स जिन्होंने बांग्लादेश के लिए टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में कम से कम 500 या फिर 1000 रन बनाए हैं, उनमें से किसी भी बैटर का स्ट्राइक रेट 140 से ज्यादा नहीं है। यहां तक कि बांग्लादेश के टॉप बैटर्स जैसे कि शाकिब अल हसन, तमीम इकबाल, महमूदुल्लाह रियाद, मुशफिकुर रहीम और लिटन दास, इनका स्ट्राइक रेट भी टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 115 और 130 के दरमियान ही है। इसीलिए अगर बांग्लादेश को टी20 क्रिकेट में ग्रो करना है तो उन्हें अपने बैटर्स को अटैक करना सिखाना होगा। डोमेस्टिक क्रिकेट और बांग्लादेश प्रीमियर लीग में ऐसी पिचेस तैयार करना होंगी जहां पर बैटर्स बाउंस को ट्रस्ट कर सकें और वो अपनी शॉट्स खेल सकें और सर्वाइवल मोड से अटैकिंग मोड की तरफ शिफ्ट कर सकें।
सकें। अब बांग्लादेश के टी20 क्रिकेट में इतना अनसक्सेसफुल होने के पीछे की दूसरी सबसे बड़ी रीजन है लैक ऑफ एक्सप्रेस फास्ट बॉलर्स। अगर हिस्टोरिकली देखा जाए तो बांग्लादेश के पास इतने एक्सप्रेस फास्ट बॉलर्स मौजूद नहीं रहे हैं जो कि कंसिस्टेंसी के साथ 140 kph की पेस को हिट कर सकें। और जिन बॉलर्स के पास ये एबिलिटी मौजूद भी थी तो उनकी ये एबिलिटी रिवाइज्ड एक्शंस और इंजरीज ने छीन ली, जैसे कि मशरफे मुर्तजा, तस्कीन अहमद और मुस्तफिजुर रहमान। इनके करियर के स्टार्ट में ये बॉलर्स बहुत ही ज्यादा क्विक थे, लेकिन आगे चलकर इन बॉलर्स के बॉलिंग एक्शन पर इल्जामात लगे और इंजरीज ने इनसे इनकी पेस छीन ली। और इसका सबसे बड़ा नुकसान हुआ बांग्लादेश की टी20 क्रिकेट को, क्योंकि जब बांग्लादेश अपने घर में मैचेस खेलता था तो वहां पर तो बांग्लादेश के स्पिनर्स पिच के डेड और लो बाउंस का फायदा उठाकर दूसरी टीम के बैटर्स को फंसा लिया करते थे। लेकिन जब बांग्लादेश अपने घर से बाहर दूसरे मुल्कों की फ्लैट पिचेस पर जाकर खेलता था तो वहां पर तो बांग्लादेश के स्पिनर्स बिल्कुल ही नलेफाई हो जाते थे और बांग्लादेश के पास कोई एक्सप्रेस फास्ट बॉलर तो होता नहीं था जो कि अपनी एक्सट्रीम पेस और बाउंस के साथ दूसरे बैटर्स को टेस्ट कर सके। इसी वजह से बांग्लादेश को टी20 क्रिकेट में अपने घर से बाहर पैर दर पैर शिकस्तें हुआ करती थी। बांग्लादेश के ऐसे एक्सप्रेस फास्ट बॉलर्स ना प्रोड्यूस कर पाने के पीछे एक दफा फिर वजह वही है, यानी कि बांग्लादेश की डेड और लो बाउंस पिचेस। क्योंकि इन डेड और लो बाउंस पिचेस पर स्पिनर्स को ज्यादा मदद मिलती है और फास्ट बॉलर्स के लिए इतना ज्यादा कुछ होता नहीं है। इसीलिए बांग्लादेश की यंग क्रिकेटर्स एक पेसर बनने की बजाय स्पिनर बनने को ज्यादा फोकियत देते हैं, क्योंकि बांग्लादेश की टीम में जाने का वाहिद रास्ता यही है कि आप एक क्वालिटी स्पिनर बन जाओ। क्योंकि जब तक आप बांग्लादेश की डोमेस्टिक क्रिकेट या फिर बांग्लादेश प्रीमियर लीग को डोमिनेट नहीं करोगे तब तक आप बांग्लादेश की टीम में नहीं आ सकते। और उन्हें डोमिनेट करने का एक ही सबसे बड़ा हल ये है कि उनके डेड और लो बाउंस को यूटिलाइज किया जाए, और उसे यूटिलाइज करने का बेस्ट तरीका है एक स्पिनर बन जाना। लेकिन अब बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने किसी हद तक इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश की है, क्योंकि उन्होंने नाहिद राना, शरीफुल इस्लाम और इबादत हुसैन जैसे एक्सप्रेस फास्ट बॉलर्स को अपनी टीम में शामिल किया है, जो कि दूसरे मुल्कों की फ्लैट पिचेस पर भी अच्छा पेस और बाउंस जनरेट करते हैं। और हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि आगे चलकर बांग्लादेश को टी20 क्रिकेट में ये चीज हेल्प करेगी। ये तो हमने बात कर ली कि आखिर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड कैसे बांग्लादेश की इन शिकस्तों का जिम्मेदार है। अब आइए बात करते हैं कि आखिर कैसे बांग्लादेश की टीम मैनेजमेंट और बांग्लादेश की सिलेक्शन कमेटी बांग्लादेश के टी20 क्रिकेट में इतना अनसक्सेसफुल होने के पीछे जिम्मेदार है। क्योंकि मेरी वीडियो की तीसरी रीजन इन्हीं के साथ ही जुड़ी हुई है, जो कि है रॉन्ग सिलेक्शन एंड रोल क्लैरिटी। अगर आप टी20 क्रिकेट के बड़े जायंट्स जैसे कि इंडिया, साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड को देखो तो उनकी टीम में आपको प्लेयर्स के रोल बिल्कुल क्लियर नजर आते हैं, जहां पर एक प्लेयर को बिल्कुल साफ साफ ये बता दिया जाता है कि उसका टीम में क्या रोल है। आया वो एक फिनिशर है, एक मिडिल ऑर्डर एंकर है या फिर एक टॉप ऑर्डर बैटर है जिसे पावर प्ले में जाकर तबाही मचानी है। लेकिन बांग्लादेश की टीम में ऐसा नहीं है। बांग्लादेश की टीम में कभी भी प्लेयर्स के रोल क्लियर नहीं रहे और इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल है लिटन दास। लिटन दास जब से बांग्लादेश की टी20 टीम में आए हैं उन्हें उनका रोल कभी भी क्लियरली बताया ही नहीं गया। कभी तो उन्हें एज एन ओपनर खिला दिया जाता है, कभी उन्हें मिडिल ऑर्डर में पुश कर दिया जाता है और कभी कभार तो उन्हें एक फिनिशर बना दिया जाता है। और ऐसा ही कुछ प्रीवियसली शाकिब अल हसन और महमूदुल्लाह के साथ भी होता रहा है, क्योंकि उन्हें यह पता ही नहीं होता था कि वो बांग्लादेश की टीम में एज अ मिडिल ऑर्डर प्लेयर खेल रहे हैं या फिर एज अ फिनिशर खेल रहे हैं। क्योंकि जब दिल चाहता था बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का या फिर बांग्लादेश की टीम मैनेजमेंट का तो वो उन्हें उठाकर एक टॉप ऑर्डर बैटर बना देते थे या फिर एक लोअर मिडिल ऑर्डर बैटर बना देते थे। तो इस तरीके से या फिर इस तरीके की कंफ्यूजन क्रिएट करने से एक प्लेयर का कॉन्फिडेंस तो तबाह ही होगा। बांग्लादेश की टीम मैनेजमेंट की रोल क्लैरिटी की लगाई हुई आग पर तेल का काम करती है बांग्लादेश की सिलेक्शन कमेटी की रॉन्ग सिलेक्शन। वो इस तरीके से कि बांग्लादेश की सिलेक्शन कमेटी ने इमीडिएट रिजल्ट्स प्रोड्यूस करने के चक्कर में कभी भी लॉन्ग टर्म नहीं सोचा। उन्होंने कभी भी किसी भी कैप्टन को लॉन्ग टाइम फ्रेम के लिए अपॉइंट नहीं किया, कभी भी कोई भी अपना ओपनिंग पेयर एक लॉन्ग टाइम स्पैन के लिए नहीं रखा। जैसे नजमुल हुसैन शांतो को साल 2023 में बांग्लादेश का टी20 कैप्टन बनाया गया था, तो होना तो ये चाहिए था कि कम से कम अगले 3 साल तक वो बांग्लादेश के टी20 कैप्टन रहते। लेकिन टी20 वर्ल्ड कप 2024 के बाद ही बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने उन्हें कैप्टनसी से हटा दिया। हालांकि बांग्लादेश ने टी20 वर्ल्ड कप में काफी अच्छा परफॉर्म किया था। ऐसा ही कुछ लिटन दास के साथ भी हुआ, जैसा कि पहले मैंने आपको बताया कि टी20 वर्ल्ड कप 2022 में उन्होंने एज एन ओपनर काफी अच्छा खेला, लेकिन उन्हें ओपनिंग की स्लॉट से हटा दिया गया। अगर आप एक प्लेयर की पोजीशन इस तरीके से बार बार चेंज करोगे तो उस प्लेयर का कॉन्फिडेंस तो ड्रॉप होगा ही। जब ऑन द फील्ड
खेलते हुए एक प्लेयर के दिमाग में हमेशा ये चलता रहेगा कि पता नहीं मैं अगला मैच बांग्लादेश की टीम में खेलूंगा या फिर नहीं, तो उस प्लेयर की बेस्ट परफॉर्मेंस कैसे सामने आएगी। तो ये तो थी वो 3 मेजर रीजंस जिनकी वजह से मेरे ख्याल में बांग्लादेश की टीम T20 क्रिकेट में इतना सक्सेसफुल नहीं हो पाई। वैसे आपके ख्याल में इन 3 रीजंस के अलावा भी इस चीज के होने के पीछे की कोई और रीजन हो सकती है तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा।